नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट ने न्यायपालिका के रिफॉर्म पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। इसमें न्यायपालिका के उच्च स्तर पर विविधता की कमी के साथ जजों की संपत्तियों की सालाना घोषणा और जजों की रिटायरमेंट की उम्र और छुट्टियों तक पर सुझाव दिए गए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। एक बहुत अहम सुझाव है इसमें जिस पे सबका ध्यान गया। रिपोर्ट कहती है कि न्यायपालिका के उच्चतर स्तरों पर विविधता नहीं है, डाइवर्सिटी की कमी है। समिति का कहना है कि इसमें महिलाओं, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के जजों की संख्या काफी कम है। कॉलेजियम इन वर्गों के जजों की भी पर्याप्त संख्या में सिफारिश करे। इसका प्रावधान प्रस्तावित प्रक्रिया ज्ञापन में भी हो। पहले सुनते हैं इस पर सुशील मोदी ने क्या कहा, जिनकी अध्यक्षता में यह समिति बनी है। हम लोगों ने जुडिशरी से आग्रह किया है कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ने जजेस की नियुक्ति के लिए जो एमओपी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, उसमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है समाज के, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जजेस के अंदर आ सके। समिति ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 2018 से अब तक की नियुक्तियों का जायजा लिया है और ये जो नियुक्तियां हैं उसमें ये दिखता है साफ तौर पर कि जो कुल नियुक्तियां हुई हैं उनमें जो संख्या रही है शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, माइनॉरिटीज की, महिलाओं की, वो काफी कम है। तो देखिए इस ग्राफिक के जरिए 2018 से आज तक जो नियुक्तियां हुई हैं वो कुल 601 नियुक्तियां हैं। अब ये हम हायर जुडिशरी की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। इनमें जो सामान्य वर्ग से लिए गए हैं वो 457 जज हैं। 601 में से 457 शेड्यूल्ड कास्ट से 18 हैं सिर्फ, और शेड्यूल्ड ट्राइब से सिर्फ 9। ओबीसी वर्ग से 72 और अल्पसंख्यक समुदाय से 32 जज हैं। और महिलाओं की संख्या इसमें से 601 में से महिलाओं की संख्या है सिर्फ 91। तो ये महिलाओं की संख्या की तो दिखता है कि यहां पर जो डाइवर्सिटी है उसमें कुछ कमी है, विविधता में। समिति के मुताबिक हाल के वर्षों में ऊंची अदालतों में पिछड़ों की नुमाइंदगी लगातार कम हुई है। सुनते हैं रामदास अठावले को। हमारा कहना है कि जिस तरह SC ST को मतलब सभी संस्थाओं में आरक्षण है, तो उसी तरह मतलब न्यायपालिका में भी आरक्षण होना चाहिए। न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, वो आरक्षण लागू होना चाहिए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने इसके संबंध में विचार करना चाहिए। ये स्वागत योग्य है। सचमुच ऐसा है कि अगर उस समुदाय के लोग नहीं हैं तो पूरी तरह से शायद उनके साथ न्याय हो पाए, या मन में एक शंका कहीं ना कहीं रही जाती है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये कॉलेजियम में इसको विचार करेगा और निश्चित तौर पर उन वर्गों और तबकों का जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है उनको प्रतिनिधित्व देगा। हालांकि ये याद कराना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो उच्च स्तर पर जजों की नियुक्तियां होती हैं उसमें किसी भी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। संसदीय समिति की एक सिफारिश ये भी है कि जजों को सालाना अपनी संपत्ति भी घोषित करनी चाहिए। ये भी एक अहम मसला है जिस पर आने वाले दिनों में बहस चलती रहेगी। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, संसदीय समिति की सिफारिश हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों में विभिन्न वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को यह सुझाव मानना चाहिए? आपके पास हर रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है, जजों की नियुक्तियों में क्या बदलाव की जरूरत है? आपकी राय देखेंगे हम ब्रेक के बाद सच का बीटर में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस BA खान, जो पूर्व चीफ जस्टिस रहे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, और संजय हेगड़े, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस BA खान, ये जो रिकमेंडेशंस हैं इस संसदीय कमेटी की, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है? आंकड़े आए हैं कि डाइवर्सिटी काफी कम है, SC ST, माइनॉरिटीज और वुमेन। जरूरत लगती है आपको कि डाइवर्सिटी बढ़ाई जाए? नगमा, पहले मुझे ये बताइए डाइवर्सिटी कहाँ काम नहीं? जिंदगी के हर एक शोबे में कम ही कम है। आप सर्विसेज ले लीजिए, आप लेजिस्लेचर ले लीजिए, आप कोई भी विभाग ले लीजिए, डेफिशिएंसी तो हर जगह है ही जहां तक इन वर्गों का ताल्लुक है।
मुझे ये बात पहले समझ नहीं आती। लेकिन कि इसलिए बहुत सारी जगह पे रिजर्वेशंस भी हैं, यहाँ पर तो किसी तरह का कोई रिजर्वेशन है नहीं, तो हमारे तो अब यहाँ इस भी सुझाव तो से क्या रिजर्वेशन की कोई गुंजाइश लग रही है? नहीं, हमारे यहाँ भी तो है, हमारे लोअर जुडिशरी में रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन पे हम हायर चलते हैं। जुडिशरी में नहीं है। हायर जुडिशरी में नहीं है, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। अगर प्रावधान करे सरकार, ये जो कमेटी का रिपोर्ट है, अगर इसके मान्यता में सरकार कोई प्रावधान करती है तो तभी आगे कोई कोलिजियम उस पे करेगा, विचार करेगा। अब प्रावधान ही नहीं है तो हमारे यहाँ जो है, जो हमारा मानना है जुडिशरी में, देखिए ये कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई एवेन्यू नहीं है। जुडिशरी एक ऑर्डिनरी सर्विस नहीं है। जुडिशरी जैसे हम कहते हैं ना कि जस्टिस इज ब्लाइंड, उसमें हम ये नहीं मानते हैं कि इस वर्ग का होना चाहिए, उस वर्ग का होना चाहिए, फलान स्टेट का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए। क्या ये इसका उससे क्या अंदाजा होता? अंदाजा ये होता है अगर आप फलानी वर्ग का जज लें तो वो तो उस वर्ग को ठीक करेगा। क्या मतलब है? ये हमारा काम जो है हायर जुडिशरी का, ये तो मेरिट का काम है। अगर मान लीजिए सपोज रिजर्वेशन हम कर भी लेते हैं हायर जुडिशरी के लिए और हमें मेरिटोरियस कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, जैसे वैसे भी है। मान लीजिए मैं कोलिजियम में रहा हूं 3 स्टेट्स में, 3 हाई कोर्ट्स में जी, तो जब भी हमने खोज किया तो नहीं मिला। अगर ना मिले तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये डेफिशिएंसी हमारी बनाई। जी, तो आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर सिर्फ ये हो जाए कि डाइवर्सिटी के वजह से आप जजेस को नियुक्त करें तो मेरिट पे असर पड़ता है, बल्कि एमपी और सीनियर एडवोकेट डेफिशिएंसी एक मयार के अगेंस्ट होती है। पहले आप ये बताइए कि भाई सपोज रिजर्वेशन हो 15%, अगर हम उसमें पूरा नहीं करते हैं तो हम डेफिशिएंसी की बात करें। ठीक है, आज तो ये हवा में डेफिशिएंसी की बात करें, ये तो सियासी बातें हैं। इसमें तो हमारा तो जहां तक जुडिशियल फंक्शनिंग का जो ताल्लुक है उसकी जानकारी जस्टिस बशीर खान, 1 मिनट में संजय हेगड़े को भी इसमें शामिल करना चाहती हूँ। वैसे एक एमपी और सीनियर एडवोकेट हैं पी विल्सन, उनके मुताबिक तो कई सोशल ग्रुप के कम प्रतिनिधित्व की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उनके अधिकारों का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, जो जस्टिस खान भी कह रहे थे कि शायद ऐसा लगता है। संजय हेगड़े, आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि ये बहुत बड़ा एक इसमें क्या ये कमी दिख रही है और इसमें कोई सुधार की जरूरत है? कोलिजियम को आगे इस बात पर ध्यान देना चाहिए जैसे कि कमेटी की सिफारिश है। वैसे कोलिजियम तो ध्यान दे रही है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने भी यही कहा कि कई सारे अपॉइंटमेंट्स में जब आप कोलिजियम रेजोल्यूशन देखे तो डाइवर्सिटी के नाम पे या ये शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, वैसे रिकमेंडेशंस अभी आने लगे हैं। पर मैं जस्टिस खान से सहमत नहीं हूं कि वहां मेरिट है नहीं, क्योंकि जो मेरिट का भी जो फैसला कौन करता है, जब जो पिछड़े वर्ग है उनके क्लाइंट्स कौन होते हैं? पिछड़े वर्ग वाले ही होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जो कोर्ट तक आ भी नहीं सकते हैं। तो जो जिनका स्टार्टिंग लाइन बहुत पीछे है उनकी मेरिट फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लॉयर्स और जजेस के साथ करना वो भी तो सही नहीं है। अगर आप ये मान के चले कि भाई जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, जो काशीराम जी का स्लोगन था जी, उस हद तक नहीं पर थोड़ा सा तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के रामास्वामी, संजय हेगड़े, क्या आपको ये लगता है कि आगे नियुक्तियों में कोलिजियम जैसे आपने कहा ध्यान भी दे रही है, पर इस बात पर खास ध्यान देना होगा कि क्या अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं, और उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि जैसे आपने कहा कि मेरिट कौन तय कर रहा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा। और क्या ये एक रिजर्वेशन जैसा, एक आरक्षण जैसे इशू को भी खोलता है और फिर वो मेरिट वर्सेस आरक्षण की बहस भी यहां पे शुरू होगी? आप फिलहाल रिजर्वेशन नहीं है करके कौन कह रहा है? अगर आप किसी भी हाई कोर्ट में जाएं तो ये होता है कि ये फलाने कास्ट की लॉबी वर्सेस फलाने कास्ट की लॉबी, ठीक है जी। साउथ में तो अच्छा इतने ये आ गए हैं, इतने वो आ गए हैं। तो जनरल कैटेगरी में भी एक इनफॉर्मल सा कोटा सिस्टम है ही।
तो ये जो अलायंसेस है, कास्ट अलायंसेस, उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि हमारी जुडिशरी है सचमुच में रिप्रेजेंटेटिव है। मैं यूएस से एक उदाहरण देता हूं। जस्टिस एक वहां की एक महिला जज थी, रूथ बाडर गिन्सबर्ग, जो दूसरी महिला जज बनी उस कोर्ट के, और फिर एक तीसरी महिला आ गई। तब उन्हें पूछा गया कि कितने महिलाओं होना चाहिए ताकि वो एक जेंडर जस्टिस हो। तो उन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट में 9 जज है, 9 के 9 महिलाएं। जब किसी ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा पहले तो 9 के 9 जब मर्द थे तब किसी ने कुछ नहीं कहा जी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जब तक डाइवर्सिटी नहीं होती है, एक पब्लिक ट्रस्ट भी उतना बनता नहीं है। तो ये जो सजेशन है जस्टिस खान, उससे क्रेडिबिलिटी या जो कहते हैं हम एक्सेप्टेबिलिटी, ये और मजबूत होगी अलग अलग जो सोसाइटी के, हमारे समाज के जो अलग अलग सेक्शंस हैं उसमें। जस्टिस खान, आपको नहीं लगता ऐसा? मुझे ऐसा नहीं लगता। संजय, पहले मैं आपसे ये लेट मी करेक्ट माय सेल्फ। मैंने ये नहीं कहा कि रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। मैंने ये कहा है कि रिप्रेजेंटेशन का आप पहले प्रावधान तो करो, और उस जो वो कोटा है उस कोटा में मेरिट हम देख लेंगे, तभी तो सिलेक्शन होगा। कल को जब आपको जज साहब काम नहीं करता है, आप ही एज ए सीनियर एडवोकेट ये कब बातें करते हैं कि भाई इसका काम ही नहीं आता है, वो काम करना नहीं आता है, तो क्या करें हम? कि हम तो देखिए, आप इसका वुमेन एम्पावरमेंट में नगमा कितना ये जजेस हम दे सके, फीमेल जजेस। उसकी एक वजह ये भी है कि अवेलेबिलिटी अगर आपकी है नहीं, एक क्राइटेरिया है, एक कोलिजन में मैं तो ये इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि भाई ये जो वहां भी तो कोई दूध के गिले सब नहीं होते हैं, वहां भी तो कोई 100% मेरिट नहीं होता है, वहां भी ये लॉबी। लेकिन ये बात जी जस्टिस खान, ये बात कही गई है कॉलेजियम की तरफ से, जो बल्कि कुछ जो कमेटी के लोग थे ये भी कह रहे हैं कि अगर उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें एक बदलाव की जरूरत है उसके लिए तो वो भी करना चाहिए, पर ये एक जरूरत महसूस हो रही है। एक और सुझाव इसके अलावा जो था उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी आप दोनों की, कि जो जजेस हैं उनको भी, उनके लिए भी अनिवार्य हो कि वो अपने एसेट्स को सालाना डिक्लेयर करें। अब हम ये जानते हैं कि 2009 में एक फुल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की जिसने ये कहा था कि वॉलंटरी बेसिस पे एसेट्स को सालाना डिक्लेयर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे हो। लेकिन ये भी देखा गया है कि वो जो डेटा, जो आंकड़े वहां पर हैं, वो सिर्फ 55 पूर्व चीफ जस्टिस के हैं और आखिरी बार उसको अपडेट किया गया 2018 में। संजय हेगड़े, ये कहना है इस समिति का कि जैसे पॉलिटिशियंस के लिए ये बाध्य अनिवार्य है कि अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, जजेस के लिए भी होना चाहिए, तभी उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। संजय हेगड़े, इस सुझाव के बारे में क्या कहना आपका? नहीं, मैं इस सुझाव से सहमत हूं और बहुत से जज भी सहमत है, ताकि उनके लिए भी एक प्रोटेक्शन है, हो जाता है ना कि सब ये थे हमारे एसेट्स जब हम जज बने, और जब हम रिटायर हुए ये इतने ही हमारे एसेट्स हैं, जो नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो दोनों के लिए प्रोटेक्शन है। पर ये जो एसेट से भी का जो डिक्लेरेशन होता है वो पब्लिक होना चाहिए या नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि कभी कभार ये भी वेबसाइट पे डला होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, ये भी एक सुझाव है। नहीं, अगर वेबसाइट पे डला हुआ होता है तो उस पे भी बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो बैंक अकाउंट नंबर्स, डिटेल सब देते हैं। कई और प्रॉब्लम्स पाए गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कई वकील ऐसे भी है जो उनके एसेट्स को देख के अंदाजा लगाते हैं कि कैसा जज है, कि भाई ये सारे फिक्स डिपॉजिट पे रखता है, इसके, तो वो इसके दोनों, जिस सिक्का का दो पहलू है वही यहाँ पर भी है कि कुछ तो होना चाहिए, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जस्टिस खान, आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, आपको ये सुझाव कैसा लगा? मैं सहमत। मैं तो कहता हूँ जो ईमानदार जज होगा वो तो वहाँ किसी चौक में आके बोलेगा ये मेरे सासे, ये मेरे एसेट्स हैं।
चलिए और जी। जो नहीं, मैं इसलिए मैं ये ठीक है, इसमें कोई मुश्किलात है। कल को एक मुकदमाबाज आता है आपके एसेट्स का, कोई वो लेके कोई मान लो कोई FIR दर्ज करता है या कुछ करता है, तो उलझने पैदा हो सकती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है। तो अगर हम ऑर्डर कर सकते हैं कि एक सियासी आदमी को एसेट डिक्लेयर करना चाहिए, तो हमें भी करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि आप जजेस को भी करना चाहिए, एसेट्स को डिक्लेयर पब्लिक करना चाहिए। और माफ कीजिएगा, ये हमारे पास वक्त इतना ही है, बल्कि जितना वक्त था उससे ज्यादा हमने इस पर बात की है। आगे भी बहस होगी। कॉलेजियम के सुझाव हैं, कॉलेजियम को ये सुझाव दिया गया है, एक समिति के सुझाव हैं, तो इस पर किन किन बातों पर अमल किया जाता है। बात तो छुट्टियों की भी है और बात जजेस के रिटायरमेंट एज की भी है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम इस मुद्दे पर, आपकी क्या राय है दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद सच का मीटर। सच की पड़ताल में आज का सवाल, संसदीय समिति की सिफारिश, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों में विभिन्न वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को ये सुझाव मानना चाहिए? हमारे पास जो जवाब आए हैं उनमें से 72% को लगता है कि ये सुझाव सही हैं, 25% का जवाब नहीं और 3% लोगों की इस पर कोई राय नहीं है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।